नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की जनचेतना उद्घोष रैली हुई। इस रैली में जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। रैली में हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मंच पर मौजूद थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हजका और हरियाणा जनचेतना पार्टी का चुनावी समीकरण कुछ विशेष इशारा कर रहा है प्रदेश की सियासत में, और इस गठबंधन का कितना असर आने वाले हम विधानसभा चुनावों में देखेंगे। सवाल यह भी कि एक नई पार्टी की बड़ी रैली होना भी क्या एक सियासी समीकरण का संकेत दे रहा है, क्योंकि अंबाला प्रदेश के दूसरे छोर पर पड़ता है और इस इलाके में कामयाब रैली करना किसी भी पार्टी की उपलब्धियों में गिना जा सकता है। आज की बड़ी बहस में बीपीएल राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी घूसखोरी क्यों होती है, इस गंभीर सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों से भेदभाव क्यों हुआ है, यह भी आज एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भूमि अधिग्रहण के वक्त प्रति एकड़ मुआवजे में भारी भेदभाव देखा गया है। इस सब के अलावा आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्राओं का भी समापन हुआ। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह संकल्प यात्राएं वाकई चुनावी माहौल बना पाई हैं। इन तमाम सियासी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। गुजारिश वही जो अक्सर हम आपसे किया करते हैं, कृपया करके बड़ी बहस का हिस्सा बने रहें। और इससे पहले हमेशा की तरह हम चर्चा शुरू करें, उन सवालों पर नजर डालें जो आज बड़ी बहस का हिस्सा है। सवाल नंबर 1, नए सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं। हजका और हरियाणा जनचेतना पार्टी का गठबंधन जो अब से कुछ दिन पहले हुआ, ठीक उस वक्त जब कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, यह नया गठबंधन क्या प्रदेश में सियासी समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2, अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की रैली क्या बड़ा संकेत देकर गई है, क्योंकि तमाम राजनीति विज्ञान के छात्र, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रदेश में एक दूसरे छोर पर पड़ने वाला अंबाला, वहां एक कामयाब रैली करना, बड़ी रैली करना कितनी बड़ी चुनौती होता है। सवाल यह कि बड़ी रैली करके हरियाणा जनचेतना पार्टी ने क्या संकेत दिया है और इस संकेत को राजनीतिक पंडित किस तरह से ले रहे हैं। सवाल नंबर 3, बीपीएल राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट बनवाने में घूसखोरी क्यों होती है। ये वो जरूरतें हैं जो बहुत निचले स्तर पर आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। ये वो जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज है जिनकी जरूरत आम आदमी को हर कदम पर पड़ती है। सवाल ये कि ऐसी चीजों में भी घूसखोरी क्यों और यह कितना बड़ा मुद्दा। सवाल नंबर 4, जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों से भेदभाव क्यों हुआ है। क्यों ऐसा है हमारे प्रदेश में कि अलग अलग इलाकों में जमीन अधिग्रहण सरकार ने जो किया उसके मुआवजे के तौर पर अलग अलग राशि, अलग अलग पैसा मुहैया करवाया, क्या इसमें भी सरकार ने भेदभाव किया है। और सवाल नंबर 5, आज भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्राओं का समापन था। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, सरकार में केंद्रीय मंत्री आज बाकायदा हरियाणा में पहुंचे। सवाल यह कि क्या बीजेपी ने हरियाणा में एक चुनावी माहौल तैयार कर दिया है जो बीजेपी को एक तरह की गेनिंग दिला रहा है। यह वो सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सवाल यह कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की अंबाला की रैली क्या इशारा कर रही है, इतनी बड़ी रैली से क्या संकेत मिलते हैं। सवाल यह कि हजका और हरियाणा जनचेतना पार्टी का गठबंधन प्रदेश की राजनीति में क्या नए सियासी समीकरण तैयार कर रहा है।
बीपीएल और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट बनवाने में घूसखोरी क्यों और यह कितना बड़ा मुद्दा। सवाल यह कि जमीन अधिग्रहण में मुआवजे के नाम पर भी हमारे प्रदेश में भेदभाव आखिर क्यों हुआ, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि आज जो विजय संकल्प यात्राओं का समापन हुआ बीजेपी की तरफ से, जिसमें कई बड़े नेता पहुंचे, केंद्र के मंत्री पहुंचे, क्या उससे बीजेपी ने प्रदेश में एक चुनावी माहौल तैयार कर दिया है? इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी से अपने पैनल से हम परिचय करा दें आपका। आज हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जवाहर यादव साहब है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ वेदपाल तंवर साहब है, वरिष्ठ नेता है हरियाणा जनहित कांग्रेस के। हमारे साथ जीवन भारद्वाज जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता है हरियाणा जन चेतना पार्टी के। हमारे साथ संजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है, द संडे गार्जियन से जुड़े हुए हैं। और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सतवी डागर साहब भी जुड़ेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इस चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले जवाहर यादव साहब एक टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। हांसी से अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया, एक तरह से बड़ा तीखा और जिसे एक व्यक्तिगत टिप्पणी कहना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 5 सीटें बेची थी, सीधे रामविलास शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको निशाने पर लिया। कहा 5 सीटें बेची थी लोकसभा चुनाव में, अब 90 सीटें बेचेंगे। दरअसल अच्छे दिन रामविलास शर्मा जी के आए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, जिसको आप बड़ा बयान कह रहे हैं, मैं कहता हूं ये छोटा बयान है। आप कहते हैं 5 सीटें बेची, उसके प्रूफ दे दीजिए। 90 सीटें बेचेंगे, उसके आज हो क्या रहा है कि अभी तक तो 4-10 दिन पहले तक तो चिल्लाते थे कि बीजेपी महंगाई नहीं रोक पाई। आज महंगाई पे कंट्रोल हो गया। कल वित्त मंत्री ने पूरी रिपोर्ट रखी, जीडीपी ग्रोथ हो गई जो 9 हफ्ता में सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट हुई। काम के मामले में चीजें बढ़ी। विदेश की नीति हमारी कामयाब रहेगी। नेपाल, भूटान, ताइवान और जापान के कारण हमने चाइना पर अंकुश लगा दिया। इन सब चीजों को अब उनके पास रानी जो कल तक महंगाई चाहते थे, आज उनके पास मुद्दे नहीं है, तो ऐसे अग्नल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उनकी सब देखिए, बीजेपी 90 सीटें बेचेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि विनोद भ्याना जो वहां के कांग्रेस के एमएलए हैं उससे एक एक पाई का हिसाब ले लेंगे, वसूली की जाएगी। ये क्या लोकतंत्र की भाषा है? तो इसलिए ऐसे छोटे बयान पर क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हैं अभय चौटाला साहब? आमतौर पर तो ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। क्या ये चुनावी गर्मी का असर है, या फिर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं बीजेपी से एक तरह की जो पॉलिटिकल रेवलरी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है? क्यों, इसके पीछे क्या वजह पाते हैं आप? एक चैनल ने, मैं ये नहीं कहता कि उसका सर्वे ठीक है गलत है, वो हमारा काम नहीं है। एक चैनल ने सर्वे दिया, उसमें बीजेपी को नंबर 1 है और इनेलो तीसरे नंबर पे चली गई। तो उसकी घबराहट, उसकी टेंशन, उसका दबाव सभी इस रूप में निकलेगा। उस हताशा में ये बयान दे रहे हैं जो कल तक कहते थे कि बीजेपी कुछ है ही नहीं इस प्रदेश में, आज उसने अगर इनेलो को तीसरे नंबर पे धकेल दिया है जी, तो इससे वो स्वाभाविक है। इसलिए मैं इस छोटे बयान पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। एक बहुत छोटी सी टिप्पणी हम वेदपाल तंवर साहब से भी लेना चाहेंगे, हजका के नेता है, उसके बाद हम आज के विषय पर वापस आएंगे। वेदपाल तंवर साहब, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? हमने बड़ा बयान कहा, टेलीविजन की भाषा में अक्सर इस तरह के बयानों को बड़ा कह के इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या वाकई अभय चौटाला का एक छोटा बयान है ये, जैसा जवाहर साहब कह रहे हैं? देखिए, आज वो इनेलो के नेतृत्व कर रहे हैं और मैं उसको बड़ा बयान कहूंगा, क्योंकि इतने बड़े जिम्मेदार पद पे वो बैठ करके बात कह रहे हैं। उसमें कोई सच्चाई उनको लगी होगी तब वो कह रहे हैं। और यह हालात प्रदेश के हर आदमी की चर्चा का विषय है कि बीजेपी के पास ना कैंडिडेट पहले थे, ना आगे को उधार के लेने की काम कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी है, वो प्रूफ तो वही देंगे। मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, परंतु मैं एक जरूर बात कहता हूं, कोई गड़बड़ घोटाला है। ये प्रजातंत्र की भाषा नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरीके की भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। आप भाषा पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन जो उनका कंटेंट है उस पर आपको यकीन है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में इस तरह के हालात हैं। क्या कुछ इस तरह की साठगांठ या टिकट बेचने जैसा कोई मामला है? चूंकि आपका गठबंधन अभी टूटा है, आप काफी दिनों तक लोकसभा चुनाव लोकसभा की बात करूं, लोकसभा के अंदर एक रात में, एक दिन में एक कैंडिडेट बदला गया जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का पार्टनर है। उसने सारा गुड़गांव के अंदर, पूरे गुड़गांव के अंदर पैसे इकट्ठे करने का काम किया
आज भी ट्रकों का हिसाब उनके हिसाब से हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि वो किस तरीके से आ गया, ना नीति है ना नीयत है। जो पिछले 10 साल से मंत्री रहा और एक दिन में ज्वाइन करके टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ा भिवानी महेंद्रगढ़ से, और वो आदमी आज कर रहा है, तो मुझे इस बात संदेह नहीं लग रहा कि भाई ये काम तो किस तरीके से हो सकता है। जो लोग पार्टी के कार्यकर्ता जिन लोगों के खिलाफ 10 साल तक लड़ाई लड़ रहे थे कि ये कांग्रेसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उसी का गुणगान भाजपा के लोगों ने करना पड़ा। बहुत गुणगान किया और ये कहा कि हमारे कैंडिडेट को जिताइए, ये मोदी जी की लहर के करेंगे। अरे इसका चित्र क्या है, चरित्र क्या है, इस आदमी की व्यवस्था क्या है, इन लोगों के सोच क्या है, उस पर कतई ध्यान नहीं दिया। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मैं भी कहता हूं आबे जी नहीं कि वो आज भी मुख्यमंत्री का पार्टनर है, और गुड़गांव और दिल्ली के हजारों सौदे इनने किए हुए जमीनों की बात करेंगे तो मैं उन जमीनों की बात भी करके के आज उनका रिकॉर्ड एक और गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, और वो लोग आज इनके साथ बैठे हैं। हम अपने मूल मुद्दे पर आएंगे जवाहर जी से एक छोटी सी टिप्पणी लेकर आपके आरोप पर। जवाहर जी, ये तो मामला और फॉरेस्ट के मामले में भी उन्होंने जमीन फॉरेस्ट में एक मेरी बात और रखना चाहता हूं, एक मिनट जवाहर जी, फॉरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन लोगों ने सोना के अंदर फार्म हाउस काटा हुआ है, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन की हुई है उसके खिलाफ। ठीक है, आप देखना कहां से छोटा सा जवाब ले लें, के लोग अपनी मूल चर्चा पर वापस लौटेंगे। बस ठीक है तंवर साहब। एक तो मेरा मानना है जिस समय वो चुनाव लड़े, हजका हमारे सहयोगी थे और ये हजका के वरिष्ठ नेता है। एक तो इनको अगर इनमें नैतिकता थी तो नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था कि गठबंधन में ऐसा व्यक्ति क्यों लड़ रहा है, नंबर एक। मतलब आपने तब विरोध नहीं किया और अब विरोध जता रहे हैं। दूसरा मेरा कहना यह है कि कांग्रेस से इतना इनको दिक्कत है तो इनको पहले यह कहना चाहिए कि इनकी पार्टी का जो सुप्रीमो है वो कांग्रेस की देन है, हमें वो सुप्रीमो नहीं चाहिए। इन जैसे किसी सामान्य कार्यकर्ताओं को, वेदपाल जी जैसे को उस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, जहां कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति कांग्रेस में रहा, जिसके पूरे परिवार ने कांग्रेस की राजनीति की। एक तो इनको ये चाहिए कि सीधा सीधा, ये अच्छे आदमी है, सरल आदमी है और सिद्धांतों की बात करते हैं, इनको सीधा सीधा कुलदीप बिश्नोई को कहना चाहिए तुरंत रिजाइन करो, ये कांग्रेसी नहीं चाहिए इस पार्टी में, और मेरे जैसा पार्टी का कार्यकर्ता इसमें आना चाहिए। ठीक है, हम एक अंतिम लाइन, एक अंबाला करनाल की सीट पर पालीवाल जी हजका से चुनाव लड़ रहे थे, क्या डील गड़बड़ हुई वो भी जरा मुझे बता दे, क्यों नहीं लड़ पाए?